Good morning. Today is 13 October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो हमारा पहला आर्टिकल है वो मेंस के लिए शायद इतना ज़रूरी नहीं है, ये प्रीलिम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आर्टिकल, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं इसमें दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के दृष्टिकोण से। लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा स्टेट में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, सारे स्टेट में डिसीजन जो लिए जाते हैं गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं, लेकिन वो डिसीजन गवर्नर खुद से नहीं लेते। वो डिसीजन गवर्नर द्वारा लिए जाते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम। यानी जब सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर गवर्नर को ये कुछ सलाह देंगे तभी गवर्नर वो डिसीजन लिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है जो गवर्नर हैं वो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स हैं और सीएम हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं। ऐसा होता है। देखिए कई बार ये प्रीलिम में साफ साफ क्वेश्चन आता है कि कई जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या गवर्नर एग्जीक्यूटिव हैं? यस, गवर्नर एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। सारे डिसीजन तो उनके नाम पर ही लिए जाते हैं, लेकिन तब लिए जाते हैं जब विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम। अब देखिए तमिलनाडु में एक अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो गई है। सिचुएशन क्या है, जयललिता जो है, जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु की, वो इन दिनों बीमार पड़ गई हैं, तो वो हॉस्पिटल में है अभी। तो हॉस्पिटल में है तो डिसीजन कौन लेगा? यानी अब सारे के सारे जो स्टेट में जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो एडवाइस दी जाती है गवर्नर को डिसीजन लेने में, वो एडवाइस कौन देगा? यानी कि पूरा का पूरा जो स्टेट का काम है वो ठप पड़ गया है। तो आप देख लीजिए, उन्होंने कोई सक्सेसर भी नहीं बताया। यानी बीमार होने से पहले उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन सक्सेसर होगा, कौन मेरे अनुपस्थिति में सारे के सारे डिसीजंस लेगा। तो स्टेट में एक तरह का डिसएरे प्रोड्यूस हो गया। डिसएरे मतलब कि देखिए अब जो है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो एमएलएज और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब जो शीला बालकृष्णन यानी एडवाइज़र थी, पूरा एडवाइज़र और फिलहाल के एडवाइज़र जो हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की, वो और चीफ सेक्रेटरी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये तो हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है ना, कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल हैं वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं और जो वैसे चुने हुए लोग नहीं है वो डिसीजन ले रहे हैं। तो अभी गवर्नर ने क्या किया? गवर्नर ने एक काम किया, जो जयललिता के सारे पोर्टफोलियोज हैं, यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स जैसे होम डिपार्टमेंट और जो भी उनके पास थे, वो एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो पहले भी सीएम रह चुके हैं उनकी अनुपस्थिति में, जब जेल हुई थी जयललिता को थोड़े टाइम पहले, तो पनीर सेल्वम इनको सीएम बनाया गया था। तो अभी गवर्नर ने सारे के सारे पोर्टफोलियोज इनको दे दिए हैं, पनीर सेल्वम को। और देखिए ये वैसे तो प्राग्मेटिक है। प्राग्मेटिक ऐसे है क्योंकि अब ना तो वो सीएम बने, यानी पनीर सेल्वम में ना तो ये सीएम बने, लेकिन सारा का सारा जो सीएम का काम है अब वो ये देखेंगे पनीर सेल्वम, यानी कैबिनेट को प्रेसिडाइज भी करेंगे। यानी अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है तो ये उसको हेड करेंगे। इवन 1984 में भी ऐसा ही हुआ था। 1984 में भी सेम सिचुएशन आई थी जब एमजीआर या रामाचंद्रन वो भी बीमार पड़ गए थे। तब हुआ क्या था, तब जो हमारे गवर्नर थे उस टाइम के तमिलनाडु के एस एल खुराना, तो उन्होंने भी सेम किया था। जो एमजीआर के जो पोर्टफोलियोज हैं वो वीआर को दे दिए थे और कहा था कि आप ही कैबिनेट मीटिंग्स को हेड कीजिए, प्रेसिडाइज कीजिए। तो इस बारे में डीडी बसु क्या कहते हैं? डीडी बसु बहुत ही अच्छा इस बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए अगर जो गवर्नर सीएम के पोर्टफोलियोज अगर उनकी टेम्परेरी इलनेस या एब्सेंस में किसी और मिनिस्टर को दे दिए जाते हैं तो रूल नंबर 166(3) के तहत वही अब सीएम का काम करेंगे सारा का सारा। और सीएम का काम क्या होता है? सीएम का काम क्या होता है? अपने जो जितने भी डिसीजन उनके द्वारा लिए जाते हैं वो गवर्नर को कम्युनिकेट करता है, यानी कम्युनिकेशंस ऑफ ऑल द डिसीजंस टेकन बाय हिम टू द गवर्नर। ये होता है आर्टिकल नंबर 167(a) के तहत। अब क्या होगा, वही कैबिनेट मिनिस्टर जिनको पोर्टफोलियोज दिए गए हैं वही सारे डिसीजंस गवर्नर को कम्युनिकेट करेंगे इस आर्टिकल के तहत में। अब एक और आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है 174(2)(6). अब इसमें वही कैबिनेट मिनिस्टर अब हाउस को डिजोल्व भी कर सकते हैं, यानी गवर्नर को रेकमेंड कर सकते हैं कि हाउस को जो डिजोल्व कर दिया जाए, असेंबली को डिजोल्यूशन कर दिया जाए। हमारे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कई जगह एम्बिग्यूटी छोड़ दी और कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है कई चीज़ों पर। उन्होंने ये सोचा उस टाइम पे कि वो सिर्फ वर्ड्स के द्वारा सिचुएशन को कंस्ट्रेन नहीं करना चाहते थे, वो कुछ तो हमारी बुद्धिमत्ता पर छोड़ देना चाहते थे कि आने वाले टाइम में जो भी हो वो आने वाले बंदे डिसाइड कर लें। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना पैदा हो, यानी एक कन्वेंशन बन जाए। जब भी सीएम बीमार पड़ जाए या सीएम की अनुपस्थिति हो तो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, यानी अब जयललिता की अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे पनीर सेल्वम, तो वो ऑटोमेटिक काम करने लगे, यानी सीएम पद की शपथ ना ग्रहण करें लेकिन वो सीएम का काम करने लगे। तो ये आर्टिकल था अभी का।
अब अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो येमन से रिलेटेड है। कल ही हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी एक कुछ डिस्कस कर लेते हैं, एक दो बात के आप तो आपको नहीं मिले। देखिए, सऊदी अरेबिया ने येमन में वार किया हुआ है और 18 महीनों से वो वार चल रहा है। मास कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई हैं, इवन सिविल सेंटर्स पर भी बमबारी कर रहे हैं वो। अभी हाल ही में एक दोबारा एयर स्ट्राइक्स की थी, उसमें भी 140 पीपल की डेथ हो गई थी। और सऊदी अरेबिया देखिए पहले से ही येमन गरीब देश है, तो और सऊदी अरेबिया और ज़्यादा बमबारी कर रहा है, तो वार क्राइम्स कर रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और कोई इसका विरोध भी नहीं कर रहा है। सऊदी अरेबिया पर इसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि कितने जाने जा रही हैं, कुछ असर ही नहीं होता सऊदी अरेबिया पर। सऊदी अरेबिया क्यों कर रहा है वो भी हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ पे एक गवर्नमेंट थी, सऊदी अरेबिया का साथी आदमी यानी हदी वहाँ पर गवर्नमेंट चला रहा था, और सऊदी अरेबिया कहता है कि ये इंटरनेशनल मॉनिटर्ड इलेक्शन हुए थे और हदी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदा था, उसको हटा दिया है हती रिबल्स ने। हती रिबल्स जो हैं, ये जो बंदे हैं ये ईरान सपोर्टेड हैं, ये शियाज हैं और ये सुन्नी था, सऊदी अरेबिया भी सुन्नी है। ये कल हमने डिस्कस किया था सब। तो सऊदी अरेबिया को अच्छा नहीं लगता कि उसका बिल्कुल पड़ोसी देश यानी येमन के साथ बॉर्डर लगता है सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया को अच्छा नहीं लगता कि उसका बिल्कुल पड़ोसी देश उसका दुश्मन हो जाए, यानी हती रूबल्स का रूल वहाँ पर येमन में हो जाए, इसीलिए वहाँ पर वार कर रहा है, वहाँ पर स्ट्राइक्स कर रहा है सऊदी अरेबिया। ये देखिए येमन में सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और अगला जो बात आती है, देखिए कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है सऊदी अरेबिया के एयर स्ट्राइक से। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गया है। अभी तक 10 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं, 10,000 लोगों की जानें वहाँ पर जा चुकी हैं, और इवन स्ट्रेटेजिक हिसाब से भी एक फेलियर है। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि पहले से वो गरीब कंट्री है, हेल्थ केयर सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा डाउन है, डामाडोल है, इकोनॉमी उनकी बहुत ख़राब है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट है, कंट्री है, और वहाँ पर तेल नहीं है सऊदी अरेबिया जैसे, और मोस्टली जितनी भी जाने गई हैं वो सिविलियंस की गई हैं, और एक तरह से यू कैन से डैट पूरे कंट्री को तहस नहस और तबाह करके रख दिया है सऊदी अरेबिया ने। अब देखिए स्ट्रेटजी के हिसाब से भी ये जो है मिशन पूरा का पूरा ख़राब है। कैसे? देखिए 18 महीने हो गए, 18 महीने हो गए, और अभी तक जो हती रिबल्स हैं उनका बाल भी बांका नहीं कर सका सऊदी अरेबिया, यानी कैपिटल सिटी में हती रिबल्स ने कब्जा कर रखा है। वो सिर्फ रिबल्स हैं, और सऊदी अरेबिया के पास में इतनी एयर पावर है, इतनी फोर्सेस है, फिर भी वो हती रिबल्स को कैपिटल सिटी जो सना है वहाँ से भी नहीं हटा पा रहे हैं। तो इसका मतलब देख लीजिए 18 महीनों कितना बड़ा फेलियर है। बस लोग ही मर रहे हैं, सिविलियंस को ही मार रहा है वो, हती रिबल्स पर तो कुछ असर हो नहीं रहा है। इवन ह्यूमन कैजुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही हैं। यानी देखिए कभी भी आप किसी दूसरे देश में वार करते हो किसी पर्पज़ से, तो आप ये इंश्योर करते हो कि ह्यूमन कैजुअलिटीज़ कम से कम होनी चाहिए। यहाँ तो सिर्फ ही ह्यूमन्स मर रहे हैं, यानी सिविलियंस ही मर रहे हैं, यानी रिबल्स पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। तो स्ट्रेटेजिक हिसाब से भी ये पूरा का पूरा फेलियर आप कह सकते हैं इसे। और क्यों कर रहे हैं? कर तो वो इसीलिए रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ईरान सपोर्टेड जो हती रिबल्स हैं, इसलिए। तो मतलब देखिए आप पूरा का पूरा अपना वो जियो स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के लिए, जियो स्ट्रेटेजिक फ़ायदे ही तो देख रहा है सऊदी अरेबिया। उसको लगता है कि बिल्कुल पड़ोसी देश है येमन, तो यहाँ दुश्मन की सत्ता नहीं आनी चाहिए। इस थोड़े से फ़ायदे के लिए एक पूरी की पूरी कंट्री को उसने तबाह करके रख दिया है। इवन वाशिंगटन यानी यूएस भी इसमें साथ दे रहा है। यूएस कैसे साथ दे रहा है? तो देखिए एक तो वो इंटेलिजेंस में सपोर्ट कर रहा है, यूएस इनको इंटेलिजेंस दे रहा है, और जो भी ट्रैकिंग होती है फ़ोन्स की उन सब की। दूसरा भी देखिए इस सिचुएशन में अगर यूएस सऊदी अरेबिया को 60 बिलियन का आर्म्स पैकेज, आर्म्स डील साइन होती है, तो साफ साफ एक सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करने बराबर ही है। यूएस वहाँ पे तो देखिए सपोर्ट करता है, रसिया को कहता है कि आप एलोपो में बमबारी मत कीजिए। सीरिया के साथ जो बातचीत चल रही है सीरिया के मुद्दे पर, वो यूएस ने सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि रसिया बमबारी कर रहा है एलोपो सिटी में। किसके लिए? असद के लिए, असद को ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी दिलवाने के लिए। और यहाँ पे यूएस सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए गलत है। दोनों के दोनों इशू को जल्द से जल्द सोल्व किया जाना चाहिए, और जो सीज फायर की आवश्यकता है तुरंत सीज फायर किया जाए, ना सिर्फ एलोपो में, यहाँ भी सऊदी अरेबिया में भी, यहाँ येमन में भी, ताकि जल्द से जल्द शांति स्थापित की जा सके। जो अगला आर्टिकल है हमारा, ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में पढ़ने में लग रहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूएन से रिलेटेड, लेकिन बाद में बिल्कुल पहले पैराग्राफ के बाद में इन्होंने सारा का सारा यही बताया कि जो नए अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल जो बने हैं गुटरेसिस, यानी पुर्तगाल के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसे कैसे इनका इलेक्शन हुआ, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इन्होंने दे रखी है कि कौन से देश इनके पक्ष में थे, कौन से देश इनके खिलाफ में थे, और कौन से कैंडिडेट्स साथ में थे। तो ये पूरा आर्टिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा ब्रिक्स से रिलेटेड है। अभी देखिए ब्रिक्स का समिट होने वाला है फिलहाल,
16-17 अक्टूबर को गोवा में, इस बार हमारे इंडिया में होने वाला है गोवा में ब्रिक्स का समिट। फिलहाल हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं काफ़ी डामाडोल है। पाकिस्तान के साथ देखिए हमारे रिलेशन पूरे गर्त में हैं, सार्क भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है सार्क को, और चाइना भी रह के हमें तंग करता रहता है। चाइना ने मसूद अजहर के मुद्दे पर वीटो कर दिया, एनएसजी के मुद्दे पर हमारी एप्लीकेशन सफल नहीं होनी थी, तो रह कर चाइना हमें तंग करता रहता है। रशिया भी देख लीजिए, रशिया के साथ हमारे रिलेशन, हम यूएस के साथ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो हमारा पुराना साथी रशिया नाराज़ हो रहा है इससे, और वो पाकिस्तान के साथ हमने संबंध इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये सारा आर्टिकल इसी पे है। ये देखिए इस बार हमारे यहाँ पे इंडिया में है ये सार्क का समिट। तो आगे क्या कहता है इस आर्टिकल में, तो देखिए इस बार जो ब्रिक्स की मीटिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ मल्टीलेटरल के हिसाब से इंडिया अपने बायलेटरल रिलेशन भी इससे ठीक करना चाहेगा, चाइना के साथ में भी और रशिया के साथ में भी। इवन जो इंडिया इसमें बिम्स्टेक और जो इब्सा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया उनके पोटेंशियल को भी साधना चाहेगा, इनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहेगा, और इनके जो इस प्लेटफॉर्म को भी यूज करना चाहेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी को असर्ट करने के लिए। फिलहाल देखिए हमारी गवर्नमेंट साफ साफ ये संकेत दे रही है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। कैसे, देख लीजिए यूएस के साथ में हम लिमोआ साइन कर रहे हैं एक दूसरे के बेसिस को यूज़ करने के लिए, और वेस्ट की तरफ देखिए आप देख लीजिए यूएस के साथ हमारी इंगेजमेंट कैसे बढ़ रही है हर सेक्टर में, डिफेंस में देख लीजिए आप, और काउंटर टेररिज्म में देख लीजिए, आजकल तो इवन क्लाइमेट चेंज में भी। क्लाइमेट चेंज में तो दोनों देशों की कभी नहीं बनती थी, अब तो क्लाइमेट चेंज में भी बनने लगी है। और भी देख लीजिए आप चाइना के मुद्दे पर, और जो इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट हैं वो मतलब टेररिस्ट कैसे इस्लाम का यूज कर रहे हैं, इस मुद्दे पर भी हमारी जो है कन्वर्जेंस बढ़ती जा रही है। देखिए वेस्ट के साथ यारी दोस्ती तो अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, आप वेस्ट के साथ यारी दोस्ती बढ़ाइए, बिकॉज इंडिया सिक्स टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर यूजिंग द एंगेजमेंट विद द वेस्ट एंड अचीव इट्स ग्लोबल पावर स्टेटस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइना और रशिया के साथ में डिसएंगेजमेंट बढ़ा लो, इनके साथ में भी आपको एंगेज करते रहना है, यानी इनके साथ दोस्ती आपको छोड़नी नहीं है। अब चाइना तो देख लीजिए आपका पड़ोसी है, इतना बड़ा बॉर्डर आप इनके साथ शेयर करते हो, तो इनके साथ खराब रिलेशन डेफिनेटली आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और कल को टेक्नोलॉजी परस्यूट देख लीजिए आपका, और रशिया तो आपका पुराना साथी है, कैसे 1971 की ट्रीटी में जिसकी वजह से आप बांग्लादेश वार जीते थे, रशिया ने हमारा साथ निभाया था। रशिया पुराना हमारा रिलायबल पार्टनर रहा है। तो आप वेस्ट के साथ एंगेज हो रहे हो, तो आप इन दोनों देशों के साथ में आपको एंगेजमेंट डेफिनेटली नहीं घटानी चाहिए। और कई मुद्दों पे तो हमारी कन्वर्जेंस भी है। कन्वर्जेंस कौन से मुद्दों पर है हमारी, देखिए वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन्होंने आर्टिकल में एक एग्जांपल दिया है, नॉन इंटरवेंशन। ये नॉन इंटरवेंशन क्या है, देखिए सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं हम। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे यूएस, ये क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट या फिर जो भी जगह अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में जो भी रूलर या फिर कोई भी ऑटोक्रेट या जो भी बंदा है किसी कंट्री का, वो इनको पसंद नहीं आता, तो ये क्या करते हैं यूएस वाले, वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे वहाँ पे अटैक कर देते हैं। आप सीरिया तो नहीं, चलो इराक का एग्जांपल ले लीजिए, बम के नाम पे, यानी उन्होंने कहा कि केमिकल वेपन्स है, इन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया, क्योंकि इनको यूएस को ये पसंद नहीं था आदमी सद्दाम हुसैन। इवन लीबिया में देख लीजिए आप, लीबिया में गद्दाफी था, गद्दाफी की यूएस के साथ नहीं बनती थी, तो यूएस ने वहाँ पे अटैक कर दिया, कहा किस नाम पे, कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे। इवन सीरिया में देख लीजिए, सीरिया में तो बात अड़ गई, वो भी असद को अमेरिका वाले यहाँ से हटाना चाहते थे, लेकिन वो तो बात अड़ गई, रशिया ने यहाँ सपोर्ट कर दिया, ईरान ने यहाँ पे सपोर्ट कर दिया, तो इनकी चली नहीं यूएस वालों की। तो इंडिया भी कहता है ये गलत है, इंडिया कहता है किसी की देश के अंदर दखल नहीं देना भाई, ये सोवरेनिटी के खिलाफ है, वहाँ दखल नहीं देना। तो इंडिया बार बार यही बात कहता है, तो इस मुद्दे पर इनकी कन्वर्जेंस है। देखिए जो वेस्ट वाले कंट्रीज़ हैं ना, अपने साथी स्टेट्स के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। आप एग्जांपल ले लीजिए सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, बहुत बड़ा ऑटोक्रेटिक रूल आप कह सकते हैं, वहाँ भी अभी भी आजकल भी कोड़े मारने की सज़ा होती है। कोड़ी मारने की सज़ा तो मेडिवल टाइम में होती थी, वहाँ भी ह्यूमन राइट्स का इतना ज़्यादा वायलेशन होता है। तो यहाँ अमेरिका कुछ नहीं बोलता, यहाँ तो सऊदी अरेबिया को अपना पक्का दोस्त बना रखा है। इवन इंडो चाइना रशिया ये सब इस चीज़ के खिलाफ हैं, इंडिया चाइना रशिया इस चीज़ के खिलाफ हैं। और इस मुद्दे पर जो अभी ब्रिक्स का समिट हो रहा है, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज किया जाए। चाइना के साथ में जहाँ भी रिलेशंस को, बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा करने की गुंजाइश है, इंडिया चाइना के साथ उस मैटर में, उस स्पेसिफिक सेक्टर में अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहेगा। इवन रशिया को भी रीएश्योर करना चाहेगा। इस ब्रिक्स के बाद में इंडिया रशिया का एक एनुअल समिट होता है हर साल, वो भी है।
इवन रशिया को भी इंडिया एश्योर करना चाहेगा कि भाई कि आपके साथ जो रिलेशन है वो यूएस के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। यानी आपके साथ रिलेशन पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। हमारी जो नज़दीकी यूएस के साथ बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आपके साथ घट रही हैं। तो इंडिया इस प्लेटफॉर्म पे रशिया को ये एश्योर करना चाहेगा। और अब देखिए इसके बाद में बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक की तरफ भी अब ब्रिक्स के साथ में हम बिम्स्टेक की भी मीटिंग करवा रहे हैं। और ये भी हमने काफ़ी बार 3-4 बार हमने डिस्कस कर लिया। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान सार्क में है और सफल नहीं होने देना चाहता। तो इंडिया का ना रील एलोकेशन हुआ है यहाँ पे। पहले इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी, इंडिया नेबरहुड फर्स्ट को साधना चाहता था सार्क के थ्रू में। यानी जैसे ही मोदी ने अपनी शपथ ली प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सार्क कंट्रीज़ को बुला लिया ताकि नेबरहुड फर्स्ट पे जोर दिया जा सके। क्योंकि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए और इंडिया के एज ए रीजनल पावर उभरने के लिए उनके नेबर्स के साथ में रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इंडिया को ऐसा लगा कि नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो सार्क के थ्रू नहीं, बिम्स्टेक के थ्रू साध सकते हैं। यानी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेबरहुड फर्स्ट तो है, लेकिन वो अब सार्क के थ्रू नहीं, बिम्स्टेक के थ्रू साधेंगे हम। ईस्ट की तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो एक आप कह सकते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। किन किन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रहा है? देखिए, एक तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, यानी नेबरहुड फर्स्ट। दूसरा है जो हमारा ग्लोबल पावर बनने के जो एस्पायरेशंस हैं, ग्लोबल एस्पायरेशंस। और तीसरा जो है यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के भी एक मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जो। इन सब के पीछे एक सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रहा है। यानी एक पंथ 3-4 काज। और इंडिया एज ए ना इंटरलोक्यूटर का काम करना चाहता है। बिम्स्टेक को बुला के इंडिया ब्रिक्स और बिम्स्टेक इनके बीच में ना इंटरलोक्यूटर का काम करना चाहता है। और इप्सा के बारे में अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इप्सा बना था 2008 के आसपास शायद बना था ये। और क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस हो रही थी। तो ये तीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट से सामने आए थे। यानी इंडिया आया था एशिया से, ब्राज़ील साउथ अमेरिका से, साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ये 3 कंट्रीज़ सामने आई मिलकर। तीनों की तीनों डेमोक्रेसीज हैं, तीनों की तीनों डेवलपिंग है। और एक साउथ साउथ कोऑपरेशन की उन्होंने बात की, साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो इंडिया के लिए इप्सा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें चाइना नहीं है। यानी ब्रिक्स में देख लीजिए, ब्रिक्स में क्या है? ब्रिक्स में चाइना है। चाइना जहाँ भी आता है सारी की सारी पब्लिसिटी खा जाता है, अपनी लीडरशिप स्किल्स चलाता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए आप, ब्रिक्स देख लीजिए, इवन एससीओ देख लीजिए। एससीओ में तो इंडिया अभी आया है, लेकिन और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, वहाँ जहाँ चाइना होता है सिर्फ चाइना को लाइमलाइट मिलती है। चाइना आप कह लीजिए सलमान खान की तरह है, और इंडिया रणबीर कपूर की तरह है। रणबीर कपूर की वैसे तो अच्छी खासी चलती है, लेकिन सलमान खान के आगे नहीं चलती। अब इंडिया देखिए, इप्सा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया की लीडरशिप दिखाने के लिए। लेकिन एक फेलियर सा उभर कर आ रहा है पिछले कुछ साल में। कुछ एक ज़्यादा खास रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, इंडिया ने बनाया तो था इप्सा को ब्रिक्स चाइना को काउंटर करने के लिए। यानी इप्सा काउंटर करेगा चाइना को ब्रिक्स से। पहले देखिए जो ब्रिक्स था ना, सिर्फ ब्रिक था ये। साउथ अफ्रीका बाद में आया था इसमें 2010 में। तो चाइना बहुत चालाक कंट्री है, चाइना ने चालाकी खेली। तो ये पहले सिर्फ ब्रिक था, और ब्रिक और इप्सा आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के राइवल थे। राइवल तो नहीं कह सकते, लेकिन यूँ कह सकते हो कि इंडिया चाहता था कि इप्सा ज़्यादा डेवलप करे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की चलती थी। अब चाइना ने क्या चालाकी खेली, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका को भी यहाँ बुला लिया ब्रिक्स में, यहाँ बुला लिया ब्रिक्स में बुला लिया। तो अब ये हो गया बाद में ब्रिक्स। तो अब देखिए, 2 ऑर्गेनाइजेशंस, एक में 5 और 3 बंदे सेम, तो डेफिनेटली ऑफकोर्स मतलब ये तो साफ ही है ना, ब्रिक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, इप्सा की रेलेवेंस फिर ख़त्म सी हो गई। तो अब क्या है, अब राइटर एक सोल्यूशन दे रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि देखिए, ये तो साफ है कि इप्सा की थोड़ी रेलेवेंस खत्म हो रही है, तो इंडिया इसकी रेलेवेंस कैसे बढ़ा सकता है? इप्सा में सारे के सारे कंट्रीज इक्वल हैं। इसका फ़ायदा ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे बढ़ाई जा सकती है कि यूएसए और जर्मनी 2 और इन्वाइट किए जाएँ इसमें एंगेजमेंट के लिए। और क्यों? देखिए, यूके है, यूएसए है जो हमारा नॉर्थ अमेरिका से है, यानी एक और कॉन्टिनेंट होगा, और जर्मनी है वो यूरोप से है। यानी 5 कॉन्टिनेंट हो जाएंगे, 5 कंट्रीज हो जाएंगे, तो इप्सा की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इससे अब देखिए, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के रिलेशंस भी चाइना के साथ कोई खास अच्छे नहीं हैं। इकोनॉमिक मैटर में उनके साथ में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। चाइनीज़ जो अपना सस्ता माल हर जगह बेच देते हैं, इवन ब्राज़ील में उनकी इकोनॉमी डाउन है, और चाइनीज़ ने भी एक अहम भूमिका वहाँ पे अपने माल को भेजकर निभाई। छोटे छोटे सस्ते सस्ते खिलौने वहाँ पर भेज देते हैं हर जगह पे। और जो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट हैं
वो टेमर, वो भी अब यूएस के साथ रिलेशन बढ़ाने में ज़्यादा नज़र आते हैं, ज़्यादा इंक्लिनेशन उनकी ये है कि पुराने पार्टनर, ट्रेडिशनल पार्टनर यूएस की तरफ जाया जाए। और ये तो देखिए इप्सा के लिए और भी अच्छा होएगा। और इप्सा एक नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवाइड है, नॉर्थ में आती हैं जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऊपर ऊपर की अमीर देश, और साउथ में आती हैं जो थोड़े डेवलपिंग कंट्रीज, नीचे के देश, अफ्रीका, एशिया के, साउथ अमेरिका, इनके देश। तो इप्सा एक ब्रिज का काम कर सकता है इन दोनों के बीच में। यानी जो डिफरेंसेस हैं काफ़ी मुद्दों पर, क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर और डब्ल्यूटीओ के मुद्दों पर, इनके बीच में एक डिफरेंसेस साधने का काम कर सकता है और डाइल्यूशन ला सकता है उनके बीच में। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो हमारा कल हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कि कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है क्या, और इसके मुद्दे पर अभी नोबेल प्राइज़ फिलहाल मिला है। देखिए 2000 कंटेक्स्ट का, इसमें कंटेक्स्ट ये है कि नोबेल प्राइज़ ये है डेफिनेटली। और 2008 में क्या हुआ, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत हुई थी लेमन ब्रदर्स से। लेमन ब्रदर्स का जो बैंक था वो फाल हो गया था और लोगों को डर लगा था, लोगों ने अपना पैसा सारे बैंक से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो एक 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत आप यहाँ से कह सकते हैं। अब देखिए एक तरफ तो बैंक गिर रहा है यहाँ पर, यानी बैंक फाल हो रहा है, लॉस हो रहा है बैंक को बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन में जो बैंकर हैं, बैंकर मतलब वो लोग होते हैं जो बैंक चलाते हैं, बैंक जैसे अपनी अंद्रुति मैम है अभी एसबीआई की, ये बैंकर हैं। और इवन जो पीओ होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईबीपीएस जैसे एग्जाम जो क्लियर करके लगते हैं, वो भी बैंकर आप कह सकते हैं उनको भी, लेकिन ये छोटे बैंकर हैं, ये कुछ पॉलिसी नहीं बनाते। अब क्या है, उस टाइम पे देखिए एक तरफ तो बैंक को लॉस हो रहा है इतना ज़्यादा, ऊपर से इनको मिल रहा है बोनस, इनको बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कैसे, वहाँ तो बैंक का लॉस हो रहा है, उनको बोनस मिल रहा है। देखिए बोनस जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, और कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिसाइडेड होता है, बिफोर हैंड डिसाइडेड होता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना बोनस मिलेगा इस टाइम पर। तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, यानी बैंक का लॉस हो या फ़ायदा हो, उनको तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए उनको बोनस मिल रहा था। तो क्या ये गलत है? तो देखिए गलत तो है। अगर गलत है तो इसको चेंज कैसे करेंगे? जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है अभी बंदों को, होर्ट और दूसरे बंदे थे होमस्ट्रोम, इन्होंने इसी दिशा में काम किया है। मतलब उन्होंने की जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसी से रिलेटेड है कि जो एम्प्लॉई का बोनस मिलता है, कैसी सिचुएशन में कैसा बोनस मिलना चाहिए, यानी अगर बैंक फॉल कर रहा है, उसको लॉसेज हो रहे हैं, तो उनको बोनस नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस में ही इसी दिशा में इन्होंने काम किया जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हमने कल भी डिस्कस किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये होता है कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में, कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में ये होता है, यानी कितनी सैलरी मिलेगी, किस सर्कमस्टेंसेस में मिलेगी, और बोनस कितना मिलेगा, इंसेंटिव कितना मिलेगा, प्रमोशन कितना कैसे होगा, ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं। और बैंक के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, देखिए बैंक के भी तो शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे ऐसे एसबीआई का एग्जांपल ले लीजिए आप। एसबीआई में क्या है, 50% से ऊपर जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट की है, और बाकी या तो जनता की होएगी, पीपल की होएगी, या फिर किसी और की भी। अब शेयर होल्डर क्या करते हैं? शेयर होल्डर थोड़ी बैंक चलाते हैं, यानी अब गवर्नमेंट के तो कोई डायरेक्टर होगा वो अपॉइंट कर देगी, या फिर जो जनता है, जनता भी तो इसमें पार्ट होती है। एसबीआई में जनता की भी हिस्सेदारी है, उनके भी शेयर हैं, लेकिन अब वो थोड़ी बैंक चलाते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए तो बैंक यही चलाएंगे, बैंकर ही चलाएंगे। तो इनके लिए, इसके लिए इनको सैलरी मिलती है। अब बात आती है सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखिए 3-4 तरह से हम इसकी मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, कितनी सैलरी इनकी होनी चाहिए। एक तो अगर इनकी सैलरी फिक्स होएगी, फिक्स सैलरी होएगी तो इनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए गवर्नमेंट जॉब्स में, देख लीजिए क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट जॉब्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो सैलरी है वो फिक्स होती है, तो इसलिए कंपनीज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है। दूसरा, तो क्या बैंक की जो सैलरी है वो शेयर प्राइस के हिसाब से डिसाइड हो जाए? यानी अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, HDFC का शेयर फिलहाल है 200 का रेट है इसका, अगर ये इसका रेट बढ़ के 300 हुआ तो उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन से आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, यानी शेयर प्राइस के प्रोपोर्शन में मान लीजिए। तो इसमें भी दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो देखिए दिक्कत ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस देखेंगे, वो सोचेंगे कि जल्दी से ऐसा कुछ किया जाए कि शेयर का जो प्राइस है वो अभी बढ़ जाए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए अभी बढ़ जाए, 200 से 300 हो जाए, ताकि मेरी सैलरी बढ़ जाए। और लॉन्ग टर्म के लिए घटे बढ़े मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि ओनर जो वो ये चाहता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए, लॉन्ग टर्म शेयर के प्राइस अच्छे हों, और जो बैंकर है वो ये चाहता है कि नहीं अभी के लिए बढ़ जाए 1-2 साल के लिए, ताकि मेरी सैलरी अगर ठीक हो जाए बाद की बाद में देखेंगे, ये देखते रहेंगे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हैं। और तीसरा जो है, कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो मेजर भी नहीं की जा सकती। अब देखिए टीचर का काम है, टीचर की आउटकम थोड़ी मेजर की जा सकती है। अब टीचर तो स्टूडेंट को पढ़ाना होता है टीचर को। अब
टीचर का काम होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट लाई जाए स्टूडेंट के अंदर में। यानी कि अब सिर्फ अगर टेस्ट के बेस पे अगर टीचर की सैलरी डिसाइड होने लगी, सिर्फ टेस्ट के, अगर बच्चों के टेस्ट में ज़्यादा नंबर आए तो आपकी सैलरी ज़्यादा, तो इससे होगा क्या, इससे तो टीचर अच्छा काम करेगा नहीं। टीचर तो सिर्फ टेस्ट पे जोर देगा, फोकस उसका सिर्फ टेस्ट रहेगा, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो टीचर का असली काम होता है वो भूल जाएगा टीचर। तो यहाँ भी दिक्कत है। तो कॉन्ट्रैक्ट होना कैसे चाहिए, परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो क्या सकता है? सबसे पहले तो नोबेल लॉरियट्स ने ये कहा कि देखिए कोई परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और दूसरी जो है कि जो एम्प्लॉई की सैलरी है वो कैसे डिसाइड की जाए, देखिए वो कहते हैं कि सिर्फ अपनी शेयर प्राइस के हिसाब से ना डिसाइड किया जाए। यानी अब जो बैंकर है उसकी तनख्वाह सिर्फ HDFC के जितना शेयर का प्राइस है उसी हिसाब से ना डिसाइड किया जाए। अब कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैंकिंग सेक्टर के सारे की सारी शेयर मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के रेट ऑटोमेटिक ऊपर जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि ऑटोमेटिक बैंकिंग सेक्टर के शेयर हैं वो अच्छे हो रहे हैं, यानी बैंकर का कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो आप रिलेटिव दूसरे कंपनीज के भी प्राइस देखो, यानी HDFC के किसी बैंकर की एग्जीक्यूटिव की अगर सैलरी डिसाइड हो रही है शेयर प्राइस से, तो वो ICICI बैंक के यानी दूसरी कंपिटिटिव कंपनीज के, सिमिलर कंपनीज के शेयर प्राइस भी देखेगा, तब जाके, यानी आइसोलेशन में नहीं, दूसरे कंपिटिटिव और रिलेटिव कंपनीज के शेयर प्राइस भी देखो, तब जाके आप बैंकर की सैलरी और बोनस डिसाइड करो। और दूसरा, देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ डिसाइड नहीं होता है, यानी पहले से कुछ फिक्स नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट में वैसे तो सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार कि उसका वर्णन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो अब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसका कोई भी उल्लेख नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, तो होना क्या चाहिए, ये सिर्फ पार्टी डिसाइड कर लें, पार्टी या फिर बंदा, कि कल को ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई बात आ जाती है जिसका कॉन्ट्रैक्ट में उल्लेख नहीं है, तो ये पार्टी और या फिर ये बंदा उस विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। यानी पार्टी पहले से डिसाइड कर लो कि कल को कोई भी विवाद होता है तो ये बंदा हमारी सहायता करेगा, बस फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आएगी नहीं। यानी पार्टी पहले से डिसाइडेड है कि कल को कोई दिक्कत आता है तो हम इस पार्टी के पास जाएंगे, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट में सुलझाने में मदद करेगा अगर कोई भी विवाद है तो। कम से कम देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है यही डिसाइड कर लो कि बंदा कौन सा है, बस यही बात है दोबारा से। और जो बैंक, जहाँ देखिए एक और बात, तीसरी जो बात है यहाँ पे, अगर बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर बैंक को फ़ायदा हो रहा है, तो सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाने चाहिए बैंकर के द्वारा, यानी राइट्स में उनकी चलनी चाहिए, उनके राइट ज़्यादा होने चाहिए। अगर बैंक का लॉस हो रहा है यानी डाउनफॉल हो रहा है, तो सारे शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके द्वारा जो सारे राइट्स इनकी तरफ ज़्यादा केंद्रित होने चाहिए। और आउटकम है वो आउटकम भी, जैसे अब इन्होंने ही कहा था कि अगर बैंक को फ़ायदा हो रहा है तो बोनस मिलना चाहिए, अगर बैंक को नुकसान है, एडवर्स सिचुएशन में है, तो जो उनकी सैलरीज हैं, बोनस हैं, वो स्लैश किए जाने चाहिए, कम किए जाने चाहिए। अब अमेरिका वाले अब जाग गए हैं, यानी उस टाइम तो नहीं पता था, अब अमेरिका वालों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब बैंकर्स की तनख्वाह आउटकम के हिसाब से तय कर रहे हैं, यानी सैलरी कम कर रहे हैं अगर बैंक लॉस में है तो। लेकिन पनिशमेंट अभी भी नहीं दी जा रही है, यानी कुछ नहीं, अगर लॉस होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बैंकर का भविष्य, बैंकिंग जो उनकी परफॉर्मेंस है, बैंक की परफॉर्मेंस है, उससे जुड़ना ही चाहिए। और एक जो इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, चौथी बात, वो ये थी मोरल हजार्ड और कंप्लीट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये क्या है, देखिए आप ये तो इंडिया में बहुत होता है, आपने भी ये देखा ही होगा, प्रैक्टिकल चीज़ है। तो अगर किसी ने कार खरीद रखी है, उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो अगर देखिए इंश्योरेंस में उसको पहले से ये पता है, इंश्योरेंस उसको पहले से ही पता है अगर कार चोरी हो गई, कोई भी टूट फूट हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा पैसा दे देगी। तो वो क्या करेगा, कार की केयर ही नहीं करेगा, वो अच्छे से कार को लॉक नहीं लगाएगा, अच्छे से अच्छी जगह पार्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर कार का लॉस भी हुआ तो सारा का सारा पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगी। तो होता क्या है, इंडिया जैसे कंट्री में, तो हमारे देश में तो क्या होता है, जानबूझ के चोरी करवा देते हैं, पुरानी कार है चोरी करवा दी, नई कार ले लेंगे। तो ये गलत है। इन जिन्होंने नोबेल प्राइज अभी जीता है, नोबेल जो लॉरिएट्स हैं, हार्ट और होमस्टोम, इन्होंने कहा कि जो कार ओनर है उसका भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए, यानी उसका भी कुछ इंसेंटिव या मोटिवेशन होना चाहिए ताकि वो कार का केयर रखे और कार को चोरी होने से बचाए। यानी सारा का सारा पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, इस तरफ उनका ध्यान दिया है इन्होंने। तो ये सारी की सारी, देखिए ये सब बातें आप सोचते होंगे कि आजकल तो इंश्योरेंस कंपनी कर ही रही हैं, तो ये रिसर्च आज की थोड़ी रिसर्च है इनकी रिसर्च 70-80 के दशक की है। तो यानी 70-80 से पहले चीज़ें नहीं होती थी। आप कह सकते हैं इनकी रिसर्च के बाद ही अब इंश्योरेंस कंपनी संभल गई हैं।
तो मतलब ये आज का ऐसा नहीं है कि आजकल में पिछले 1-2 सालों में इन्होंने रिसर्च करी, उनकी रिसर्च बहुत पुरानी रिसर्च है, तभी जाके आजकल इंश्योरेंस कंपनी सुधर गई हैं और सारे चेंज अभी देखने को भी मिल रहे हैं। तो ये सारा का सारा आर्टिकल था। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।